बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास। सब पूछते ईपीएफ का बारे में कुछ बोल दो ना, ईपीएफ का बारे में कुछ वीडियो बना दो ना, उसमें क्या होता है, रूल्स क्या है, विथड्रॉ प्रोसेस क्या है, उसमें क्या कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, उसके इंटरेस्ट रेट क्या है। तो हम सोचा एक वीडियो बना देते हैं। आज वो वीडियो को लेके हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीएमए अभिजीत धर। शुरू करते हैं एक नया वीडियो। ये ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन रूल्स क्या है। देखो, ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन रूल्स है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, 12% ऑफ योर सैलरी। ये जो 12% है, मतलब तुम्हारा जो सैलरी है उस सैलरी का 12% तुम्हारा खुद का सैलरी से कटेगा एंड एम्प्लॉयर 12% उस सैलरी में कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो टोटल मिलता है, टोटल मिला के जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाएगा हर महीने। इसमें सैलरी मतलब क्या है? इसमें सैलरी मतलब ये है बेसिक प्लस डीए। मतलब तुम्हारा मान लो बेसिक है 10,000 और डीए है 5,000, तो मतलब हो गया तुम्हारा 15,000। ये 15,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट होगा, मतलब 1,800 रुपये कैलकुलेट होगा एंड एम्प्लॉयर भी वो सेम 1,800 रुपया तुमको देगा। टोटल 3,600 होगा। ये 3,600 हर महीना तुम्हारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होगा। ये जो 12% है, ये 12% में पूरा की ईपीएफ में जमा होता है, मतलब प्रोविडेंट फंड में जमा होता है नहीं। इसमें दो तरह का स्कीम है। पहली है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड सेकेंड है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस, जिसका नाम से हम लोग को पता है। जो एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन है उसमें से 3.67% आपको एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट होगा एंड 8.33% एम्प्लॉय पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट होगा। एंड सिमिलरली अगर 12% एम्प्लॉयज का है तो उसमें से 8.33% एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा एंड 3.67% एम्प्लॉयर्स पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब तुम्हारा पेंशन फंड में भी 12% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तुम्हारा एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में भी 12% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये दो तरीके से। क्यों? इसका मतलब ये है, तुम जब विथड्रॉ करने जाओगे, कोई एडवांस चाहिए, कुछ विथड्रॉ कर सकते हो तुम प्रोविडेंट फंड का, तुम उस प्रोविडेंट फंड का अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब। मतलब तुम जॉब कर रहे हो तो उस टाइम तुम एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का ही पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, वो भी किसी का रीजन से। ऐसा नहीं है तुम पूरा पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो विथड्रॉ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ईपीएफ का बारे में जानेंगे। ये हो गया तो मोटा मोटी पूरा कंट्रीब्यूशन रूल्स। इसके बाद जो आता है वो आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है ये कैसे होता है? देखो, पहली बात तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना प्रोविडेंट फंड, ये पूरी रिस्क फ्री है एंड फिक्स्ड है, ये तुमको मिलेगा ही। एंड इसमें जो इंटरेस्ट रेट है अभी जो चल रहा है 8.15% पर ईयर। ये साल में इंटरेस्ट एक बार ही क्रेडिट होता है, वो भी मार्च महीने, जो फाइनेंशियल ईयर रहता है अप्रैल टू मार्च, मार्च महीने में क्रेडिट होता है पूरा साल का। अगर मान लो तुम्हारा पीएफ 6 महीने का ही हुआ तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मान लो आपका पूरा पीएफ 1 साल का हुआ तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो ये जो 12% कैलकुलेशन होता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होता है। मतलब मार्च में कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसके ऊपर 12% कैलकुलेट होगा। बट हर महीना कैलकुलेट होता है ये। मतलब अप्रैल मंथ में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टोटल 50,000 है, उसका 12% होगा इंटू 1 डिवाइड बाई 12, क्योंकि हर महीने होता है। सिमिलरली फरवरी मंथ में, सिमिलरली मार्च से, सिमिलरली हर महीने सिमिलर होता है। ये होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें जो कैलकुलेशन होगा तुम्हारा सैलरी के ऊपर, वो कैसे होता है? मान लो तुम्हारा सैलरी 15,000 है तो 15,000 का ऊपर 12% मतलब 1,800 रुपये होता है। अगर किसी का सैलरी 14,000 12,000 है तो उसके ऊपर भी 12% ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ये फिक्स्ड है। अगर मान लो तुम्हारा सैलरी बेसिक प्लस डीए, जो सैलरी इधर जो सैलरी का बात कर रहे हो बेसिक प्लस डीए की बात कर रहे हैं, मान लो 40,000 है, तब क्या होगा? तब भी कि 1,800 ही फिक्स होगा? नहीं, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट 12% के हिसाब से 15,000 तक 1,800 रुपये फिक्स्ड है, 1,800 रुपये कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा इफ योर सैलरी इज 15,000 एंड इफ योर सैलरी इज मोर देन 15,000 देन 1,800 रुपये कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय चाहे तो 40,000 के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या फायदा है? अगर तुम जितना परसेंटेज जितना सैलरी तुम कंट्रीब्यूट करोगे, तुम्हारा सेविंग्स उतना ज़्यादा होगा, तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान उतना अच्छा होगा। अगर तुम कम करोगे तो क्या होगा? तुमको इन सैलरी ज़्यादा मिलेगा बट फ्यूचर में तुम्हारा थोड़ा वेल्थ क्रिएशन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अगर तुम ज़्यादा कट रहा है तो उसको कटने दो। ऐसा मत करो कि ये भी हो सकता है तुम बोल दिया उसको मेरा इतना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, तुम कर सकते हो बट वो उसमें भी रूल्स है, ऐसा नहीं कर सकते हो। बट मेरा हिसाब से बोलना चाहिए ये मत करो, ये बहुत अच्छा स्कीम है, तुम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा 12% 40,000 के हिसाब से होता है तो तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, वो
चला जाएगा प्रोविडेंट फंड में। अगर मान लो तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ऑफिस का 40,000 का 12%, मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 4,800 रुपीज। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भी 4,800 रुपीज भी कंट्रीब्यूट होगा। अगर तुम चाहो तो उसमें तुम एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, बट एम्प्लॉयर उसमें और नहीं ऐड करेगा क्योंकि उसका तो हो गया फिक्स 40,000 का 12%। अगर तुमको चाहिए जो नहीं मेरा और भी खुद से हम 5,000 डालेंगे, तुम कर सकते हो। मतलब तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन होगा उन 4,800 प्लस 4,800 9,600 प्लस 5,000 मतलब 14,600 कंट्रीब्यूशन होगा। तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 14,600 के ऊपर ही मिलेगा। ये तुम कर सकते हो, ये इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, तुम कर सकते हो। बट इसमें एम्प्लॉयर तुम्हारा जो एक्स्ट्रा तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। ये प्रोविडेंट फंड लेके हम लोग कुछ की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर की पॉइंट। पहली बात, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये 80C में डिडक्शन मिलता है। मतलब तुम 80C में हम लोग को पता है 1,50,000 तक डिडक्शन मिलता है, टैक्स डिडक्शन। तो क्या है, तुम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद का पैसा, एम्प्लॉयर का जो पैसा है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, खुद का पैसा जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलता है, पहली बात। सेकेंडली, तुम जब इंटरेस्ट उसके मतलब वो जो फंड रहेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा तुम जब विड्रॉ करोगे, वो भी विड्रॉ का इंटरेस्ट वो भी पूरा टैक्स फ्री रहता है। हाँ, अगर 5 साल के पहले विड्रॉ कर लिया तो उसमें टैक्स लग जाएगा, 5 साल के बाद विड्रॉ करोगे कोई भी सर्विस करने के बाद तो वो टैक्स फ्री रहेगा, ये ध्यान में रखना है। सेकंड क्या है, ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है ये कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक करने के लिए तुमको 2 चीज़ का जरूरत है। पहली बात तो यूएएन नंबर है, यूएएन नंबर एक ही हो सकता है, जितना कंपनी में काम करो यूएएन नंबर एक ही होगा, यूनिवर्सल अकाउंटेंट नंबर, वो उसको लगेगा। एंड तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारा पासवर्ड लगेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में एक पासवर्ड होता है। जब ये भी ध्यान में रखना है, जब नया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएट होगा तो क्या करेगा, तुम्हारे पास इंटीमेशन आएगा, वो इंटीमेशन लेके तुम चला जाओ प्रोफाइल पे, वो प्रोफाइल में पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, चेंज करके नया पासवर्ड जनरेट करके रख दो। तब क्या होगा, ये पासवर्ड का प्रोसेस क्या है ये भी हम दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में विजुअल के साथ। तब क्या होगा, तुम्हारा हाथ में चला आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पासवर्ड एंड यूएएन, उसमें तुम बैलेंस चेक कर सकते हो पासबुक में जाके, ये नॉर्मल है। सेकंड क्या है, सेकंड तुम उमंग ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो। उमंग ऐप एक ऐसा ऐप है, उसमें ईपीएफ का तुमको यूएएन एंड ओटीपी के हिसाब से तुम कर सकते हो, उसमें भी चलेगा। थर्ड, ये जो ये प्रोविडेंट फंड है इसमें पैन एंड आधार लिंक होना चाहिए, ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि ये अगर लिंक नहीं रहेगा तो विड्रॉल का टाइम थोड़ा दिक्कत आएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है इसमें नॉमिनेशन होता है। मतलब अगर तुमका कोई डेथ हो गया, बस कुछ हो गया, तो तुम्हारा वो जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, इसके लिए नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये नॉमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नॉमिनेशन अभी मैंडेटरी हो गया, करना ही पड़ेगा। इसमें एक इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। अगर तुम्हारा कुछ हो गया, तुम्हारा डेथ हो गया, कुछ ये हो गया, मतलब डिसेबिलिटी हो गया, तो उसके हिसाब से तुमको इंश्योरेंस भी मिलेगा तुम्हारी फैमिली को, ये भी इसके सुविधा है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हम ऐसा केस देखा जिसमें क्या है ना, ईपीएफ का जब मेरे पास विड्रॉ का प्रोसेस के लिए कोई बोलता है बा ईपीएफ का ट्रांसफर के लिए बोलता है, तो उसमें बहुत सारा हम गलत इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उसमें क्या है, देखो जब ईपीएफ अकाउंट क्रिएट होता है ना, 3-4 चीज चेक कर लो ध्यान से। पहला है नाम, सेकेंड है एड्रेस, थर्ड है आपका पापा का नाम व हस्बैंड वाइफ का नाम, क्योंकि पापा का नाम, फादर का नाम और हस्बैंड वाइफ का नाम ये चेंज नहीं होता है ईपीएफ से। ऑनलाइन में एड्रेस, नाम चेंज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है, बट पापा का नाम नहीं होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें तुमको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता है, कंपनी के पास एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, नहीं तो तुमको पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये पापा का नाम ये ध्यान से करना। अगर किसी का पापा नहीं है, लेट है, मर गया, मतलब नहीं है, तो उसके हिसाब से वो भी देखना पड़ेगा उसमें लेट लिखा है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। नहीं तो विड्रॉ के टाइम बहुत सारा रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका जो बैंक अकाउंट दिया, सेम बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हो कि वो पीएफ का पैसा, ये भी देखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, चेक कर लो। पहले जब ईपीएफ का पोर्टल खुलेगा, बाद तुम्हारा क्रिएट होगा, उसमें ध्यान से देख लो, उसमें चेक कर लो। सेकंड है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है, देखो अगर मान लो तुम जो काम कर रहे हो अभी मान लो तुम टीसीएस में काम कर रहे हो, ये टीसीएस में जो काम कर रहे हो इसमें क्या है, तुम्हारा 5 साल हो गया, तुम काम कर लिया, तुम टीसीएस छोड़ के विप्रो में ज्वाइन किया, तो क्या होगा, तुम्हारा उधर के नया ईपीएफ अकाउंट खुलेगा नहीं, ईपीएफ अकाउंट सेम रहेगा, बट उसमें मेंबर आईडी चेंज हो जाएगा। टीसीएस का एक मेंबर है, विप्रो का एक मेंबर है, तो ये मेंबर आईडी चेंज हो गया। उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो मेंबर चेंज हो गया, वो जो टीसीएस में जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है वो ट्रांसफर करना पड़ता है विप्रो में, ठीक है।
तो कैसे करोगे, इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो TCS का बैलेंस है वो तुमको विप्रो में कंसर्न लेके आना पड़ेगा एम्प्लॉयर से, एंड चेक से वो पैसा ट्रांसफर होता है, वो भी ऑनलाइन होता है, उसका भी एक प्रोसेस है, वो हम लोग एक बार बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा नाम गलत है, एड्रेस गलत है, एज पर आधार कार्ड नहीं है और पैन कार्ड नहीं है, तो तुमको रिजेक्ट कर देगा, ये ध्यान में रखना है। तो हो गया पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विथड्रॉ का प्रोसेस एंड ट्रांसफर का प्रोसेस एज वेल एज पासवर्ड एंड कैसे चेंज होगा वो भी देख लेंगे एक साथ। कल हम लोग का पूरा कॉम्पैक्ट एक EPF का एक पूरा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी एंड ऑलवेज सेफ। थैंक यू। एंड अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हम थोड़ा मोटिवेट होंगे, क्योंकि वीडियो में व्यू भी नहीं उतना आ रहा है, नया नया स्टार्ट किया, उसमें लाइक भी उतना नहीं आ रहा है। अगर तुम लोग करोगे तो और भी मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, लास्ट बात ये है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हो EPF के बारे में, हम जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।